तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई हेलबॉय द क्रूक्ड मैन नाम की एक अमेरिकन सुपर हीरो हॉरर फिल्म को। और ये मेरे सारे चैनल्स को मिलाकर सेकंड हॉरर एक्शन फिल्म है और शायद से मैंने पहली एक्सप्लेन करी थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एनीवेज इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रायन टेलर ने, जिन्होंने अडेप्ट किया है द क्रूक्ड मैन लिमिटेड सीरीज को। बाकी चीजें तो आपको देखने के बाद ही समझ आएंगी। और अगर आपको ये वाली फिल्म समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं हेलबॉय के बाकी पार्ट्स को भी लेकर आऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग है। वहां पर ढेर सारे मिथिकल क्रीचर्स, डीमंस का जिक्र भी करा गया है। और दोस्तों मैंने अभी हाल ही में ही एविडेंस नाम की एक फाउंड फुटेज रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर बहुत ही भयानक जंगल होता है जहां पर लोगों के साथ में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि क्या ही बताऊं। पहली मूवी बनाने गए थे लेकिन कोई भी वहां पर बचकर वापस नहीं लौटता, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान इलाके से गुजरती हुई एक ट्रेन से, जिस ट्रेन में है द इनफेमस हेलबॉय, जो कि अपनी पार्टनर बॉबी और एक व्यक्ति के साथ अपना एक शिपमेंट ट्रांसफर करने जा रहा होता है। और आगे जाने से पहले एक बेसिक सा प्लॉट जान लेते हैं। तो हेलबॉय नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक डिमोनिक एंटिटी है ये, लेकिन ये इविल नहीं है। हेलबॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कई लोग एंटी हीरो मानेंगे, कई लोग हीरो मानेंगे, जिसके ताल्लुकात हेल, विचेस और डेविल से है। साथ ही साथ इस यूनिवर्स में हेलबॉय को सब जानते हैं और सुपर नेचुरल यहाँ यूनिवर्स है, तो विचेस, डीमंस, डिमोनिक एंटिटीज, डेविल और बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ये डीमंस वगैरह का होना आम बात थी। और ऑब्वियस सी बात है कि ये धरती है और अगर पैरानॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो उनसे डील करता है, उसके लिए है BPRD, ब्यूरो फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस, जो कि इन्हीं चीजों से डील करता है, उन्हें एलिमिनेट करता है और प्रिवेंट भी करता है। और हेलबॉय, बॉबी और वो जो व्यक्ति है इसी का हिस्सा है। अब हेलबॉय के बारे में जानते हैं तो उसकी मदर का नाम था सैरा, जो कि एक विच हुआ करती थी। और ये बात करीबन सन 1500 की है, जिसको एक डीमन अज़ेज़ल से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था हेलबॉय, जो कि हेल से होकर अर्थ पर आया था, जिसको आर्मी ने संभाला था। जहां से उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, जो कि एक बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग खुद में ही कहानी है। तो अगर आपको ये वाली कहानी पसंद आती है तो आप मुझको बताना, मैं इसके ओरिजिनल वाले मूवीज को भी लेकर आऊंगा, जो कि ट्रस्ट मी काफी इंटरेस्टिंग है देखने में। एनीवेज कमिंग बैक टू द मूवी, हमने बॉबी का नाम भी लिया था, तो बॉबी जो है वो भी BPRD में काम करती है, जहां पर उसका डिपार्टमेंट रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मतलब कि हेलबॉय एक तरह से फील्ड पर्सन है, वहीं बॉबी जो है वो डेस्क पर्सन है। खैर अब ये लोग माउंटेन एरिया से गुजर रहे होते हैं कि तभी हेलबॉय को कोई अजीब सी बग जैसी खरखराहट से भरी किसी मॉन्स्टर जैसी चीज की आवाज आती है, जिसे वो फिलहाल नजरअंदाज कर देता है। तभी वो बॉबी से बात करता है, लेकिन अचानक से जो कार्गो बॉक्स था उसको तोड़कर स्पाइडर के पैर बाहर आते हैं और अब उसे पूरा ही तोड़कर एक बहुत बड़ी स्पाइडर बाहर आ जाती है। और यही स्पाइडर एक डिमोनिक स्पाइडर है जिसे हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा था, लेकिन पहले ही वो अपने असली रूप में आ गई। अब वो उन पर हमला करके उस आदमी का सर फाड़ देती है और बॉबी के ऊपर हमला करती है, लेकिन बॉबी को बचाने के लिए हेलबॉय बीच में आ जाता है, जो कि खुद काफी हैवी एंटिटी है। ऊपर से स्पाइडर भी काफी बड़ी थी, तो ट्रेन का जो वो कोच होता है वो अलग होकर पटरी से सरक कर नीचे जंगलों में चला जाता है। अब यहाँ पर हेलबॉय उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो उससे लड़ रहा था, लेकिन इवेंचुअली वो स्पाइडर अपना साइज छोटा करके एक वेंट के जरिए होकर भाग जाती है। हेलबॉय ये कहता है कि जंगलों के अंदर वेंट कहाँ से आ गया, जिस पर बॉबी कहती है कि ये एक कोल माइनिंग कंट्री है और इन हिल्स के दरमियान कोल माइंस और रिसर्च लैब रही थी और इस जगह का नाम है एपलाचियन माउंटेन्स। बॉबी आगे बताती है कि सब सही था, स्पाइडर शांत थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जिस पर हेलबॉय कहता है कि इन हिल्स में, ट्रीज में, यहाँ की धूल तक में कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, यानी कि हॉन्टेड और ईविल है, जो कि यहाँ पर सब जगह दफन हो रखी है और वो ईविल ही ईविल को पुकार रहा है, इसलिए स्पाइडर जाग गई। और हेलबॉय का ताल्लुक भी ईविल से ही है, तो उसने भी वो आवाज सुनी थी जो कि उसे भी पुकार रही थी, यानी कि जो शुरुआत में उसे आवाज सुनाई दी थी जिसने उसे इग्नोर कर दिया था। खैर वो लोग अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते और आगे कैसे जाना है उन्हें सही आइडिया नहीं था, तो वो लोग बस्ती तक जाने लगते हैं। और तभी हेलबॉय बॉबी से ये कह देता है कि उसने कभी भी फील्ड वर्क नहीं किया है, तो अब आगे जो कुछ भी जैसा भी होगा वो उसके लिए तैयार रहे। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं और चलते चलते बस्ती तक आ जाते हैं, जहाँ पर उनको एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिनसे वो हेल्प मांगते हैं और वो उन्हें फोन कॉल करवाने अंदर ले जाती है।
यहाँ पर उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जिसके माता पिता उसे यहाँ पर लाए हैं और वो बच्चा पूरी तरह से पैरालाइज्ड होता है जो कि एक मसल तक मूव नहीं कर पा रहा था। और हेलबॉय कहता है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिस पर उसके माता पिता कहते हैं कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे कर्ज किया गया है और अगर मूवी की भाषा में कहें तो उसे विचड करा गया है, यानी कि उसके ऊपर विच ने स्पेल कास्ट या फिर हमला किया था। वो ओल्ड लेडी आगे कहती है कि ये बच्चा कोरा फिशर को परेशान करता था, उसके घर पर पत्थर फेंका करता, इसलिए कोरा ने उसके साथ ये किया। लेकिन तभी वहां पर टॉम नाम का एक और लोकल आ जाता है जो कि लगभग 1 से 2 डेकेड्स बाद यहाँ वापस आया है। वो बचपन में ही यहाँ से चला गया था और वो वापस लौट गया, जो कि पहले तो एक बालों का गुच्छा दिखाता है जो कि उसे बाहर ही मिला था, जिसे देखते ही हेलबॉय ये कहता है कि ये एक विच बॉल है और ये क्या है हमें आगे पता चल जाएगा। लेकिन इससे ही उस लड़के की ये हालत हुई है। अब तभी टॉम बोलता है कि ये काम कोरा का नहीं हो सकता क्योंकि वो उसे बचपन से जानता है और एक समय था जब वो विच नहीं हुआ करती थी। आगे टॉम कहता है कि उस बच्चे के कपड़े निकाल कर उन्हें बॉयल कर दिया जाए और अगर ये स्पेल कोरा ने कास्ट किया होगा तो वो इसे बस्ट करवा देगा। अब वो अपनी माँ से मिलने जाने लगता है तो वो ओल्ड लेडी बताती है कि उन्हें गुजरे हुए बहुत समय हो चुका है और जब से उसकी माँ गुजरी है तब से उसके पिता भी नहीं दिखाई दिए, जिस पर वो कहता है कि वो शराब पी पी कर खत्म हो गए होंगे। खैर वो आगे जाने लगता है लेकिन बॉबी उससे कहती है कि वो कोरा के पास जा रहा है और इसमें उसकी एक्सपर्टीज है तो शी इज इन मीन्स वो भी साथ चलना चाहती है। लेकिन हेलबॉय इस चीज के लिए एग्री नहीं होता और वो ये कहता है कि बॉबी उसके साथ हेडक्वार्टर्स जाएगी क्योंकि उसको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हेलबॉय ने जब ये कहा था कि इस जगह पर ईविल है, कुछ तो गड़बड़ है, उसके चलते बॉबी के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई थी, जिसके चलते वो कहती है कि उसे रियल लाइफ चीजें एक्सपीरियंस करनी है और हर चीज उसे किताबी नहीं करनी। और अब उसकी जिद के आगे हेलबॉय पिघल जाता है और एग्री करता है। खैर ये लोग टॉम के साथ कोरा के घर जाने लगते हैं कि तभी हम किसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि थोड़ी अजीब सा बर्ताव कर रही होती है कि तभी उसके पास एक ईविल फोर्स आती है जिसे हम तो नहीं देख पाते लेकिन वो ओल्ड लेडी फील भी कर पाती है और कुछ हद तक देख भी पाती है। उस ओल्ड लेडी के पास एक रेवन बर्ड भी है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब ये रेवन बर्ड ये कहती है कि यहाँ एक ईविल है जो कि विच बॉल के बारे में जानना चाहता है, जिस पर वो लेडी उसे बताने लगती है कि ये तो बहुत आसान है, उन्हें चाहिए वीजल का खून, चूहे की पूंछ, काली बिल्ली का गट और ब्लैडर, अंडे, बच्चों के नाखून, मेंढक की टांगे, चमगादड़ का दिमाग। इन सबको पॉट में बॉईल करके बॉल बनाने वाले के बॉडी के दोनों तरह के बाल चाहिए होंगे, जैसे कि सर के और प्यूबिक हेयर यानी कि प्राइवेट पार्ट वाले बाल, जिनमें उस पूरी सामग्री को रखकर अच्छे से लपेट देना है और उनकी विच बॉल तैयार। खैर तभी हम टॉम, हेलबॉय और बॉबी को देखते हैं जो कि कोरा के घर तक पहुंच गए थे और रास्ते में टॉम हेलबॉय से बात करता है कि वो चर्च में मिला था जहां पर डेविल नहीं जा सकता, जिस पर वो कहता है कि वो डेविल है भी नहीं। तो इस पर टॉम बोलता है कि वो डेविल से मिल चुका है, वो हेलबॉय से पूरा अलग दिखता है। खैर ये लोग कोरा का घर देखने लगते हैं जहां पर विचेस से रिलेटेड पूरा सामान उनको मिल जाता है, साथ ही साथ वो विच बॉल्स भी मिल जाती हैं। और ऊपर रूम में जाने पर वो कोरा की स्किन को देखते हैं, मतलब कि जैसे सांप अपनी कैंचली उतार देता है, हम अपने कपड़े अलग उतार कर रख देते हैं, वैसे ही कोरा की स्किन अलग उतरी हुई रखी हुई थी। कोरा यहाँ पर तो नहीं होती तो टॉम कहता है कि वो बाहर घूमने गई होगी तो हमें वेट करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग कोरा का वहीं इंतजार करने लगते हैं। बात करते हैं कि ये जो डीमन है जिसने कोरा को विच बनाया वो एक पैरासाइट की तरह काम करता है और वो विच पर और विच उन पर फीड करती है। तभी हेलबॉय बताता है कि उसकी माँ भी एक विची हुआ करती थी जिनसे वो कभी नहीं मिला, ना ही कभी मिलना चाहता है। साथ ही साथ उसे विचेस के बारे में बहुत कुछ पता है जो वो चाहता है कि पता नहीं होना चाहिए था। तभी टॉम अपने बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तब वो डेविल से मिला था, तब उसे एल्फी नाम की एक विच भी मिली थी जिसने उसे विचक्राफ्ट के बारे में बताया, सिखाया और लालच दिया कि इससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके पास में शक्तियां आ जाएंगी जिससे वो जो चाहे कर सकता है। अब एक रिचुअल के दौरान उसने एक काली बिल्ली को उबाल दिया जिसकी हड्डियां बाहर आई थी और यहाँ हड्डियों को साफ करते करते कोई एक हड्डी उसके हाथ में रहेगी जब वो डेविल का सामना करेगा और वो हड्डी उसकी लकी बोन कहलाएगी और तब वो डेविल से डील कर पाएगा। अब टॉम उस कैट की हड्डियों को एक एक करके साफ करता है और अचानक से उसे डेविल मिलता है जिसे कुछ लोग कहते हैं मिस्टर ऑनसेल्म और बाकी सब कहते हैं द क्रूक्ड मैन। तो यहाँ पर जो क्रूक्ड मैन है ना वो खुद डेविल नहीं है बल्कि एक पावरफुल एंटिटी है जो कि यहाँ पर सदियों पहले यूरोप के अंदर आया था, जिसने कि दोनों वर्ल्ड वॉर लड़े थे और फिर वो मारा गया। लेकिन ज्यादा अमीर लोगों के लिए हेवन में कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो धरती पर वापस आया और डेविल के काम करने लगा जिसमें उसे डेविल के लिए सोल्स इकट्ठी करनी रहती हैं। टॉम उससे डर कर भागता है और वो बोन भी फेंक देता है और वो बोन हमेशा घूम फिर कर उसके पास वापस आ जाती थी और एक वक्त पर वो वॉर में भी लड़ा था लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई क्योंकि उसके पास वो लकी बोन थी जो कि आज भी उसके पास है क्योंकि वो इसे फेंक ही नहीं पाता। हालांकि ये जो बोन है वो किसी की जान ले सकती है, कुछ भी अनर्थ
बर्थ कर सकती है, लेकिन उसने आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब ये सब बातें चली रही होती है कि तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज आती है और वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक रकून आता है जो कि कोरा की स्किन के अंदर चला जाता है, और ये रकून ही असल में कोरा होती है जो कि अपनी स्किन को वापस पहन लेती है। लेकिन उसे इससे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है क्योंकि वो ये करना नहीं चाहती, और टॉम उसको संभालता है। तभी घर के बाहर एल्फी भी आ जाती है जिसे कोरा की सोल चाहिए थी, और वो उन सब को पोक करने लगती है। वो टॉम से कहती है कि यहाँ से वो कोरा को नहीं बचा पाएगा और उसके मास्टर को अभी ढेर सारी सोल चाहिए, यानी कि क्रूग्ड मैन को। तो आतंक अभी तो और ज्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ खुद द क्रूग्ड मैन टॉम का इंतजार कर रहा था, तो टॉम तैयार रहे टू मीट विद द इविल, जिस पर हेलबॉय उससे ये कहता है कि उसे यहाँ के लोगों तक आने से पहले उससे टकराना होगा, जिस पर वो कहती है कि उसके मास्टर को उससे जरा सा भी डर नहीं लगता। खैर अब एल्फी वहाँ से हवा में उड़ते हुए जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो टॉम को घोड़ा देते हुए जाती है। तो ये उसके मास्टर ने टॉम को गिफ्ट किया है, और ये गिफ्ट क्यों? तो ये हॉर्स असल में उसके ही पिता हैं जिन्हें वो अब तक ऐसे परेशान कर रही थी, यानी कि वो पीकर खत्म नहीं हुए थे, वो घोड़े में परिवर्तित कर दिए गए थे जिनको ये टॉर्चर कर रही थी। और अब वो टॉम से कुछ बात करके अपना दम तोड़ देते हैं। टॉम कहता है कि उन्हें उसके पिता को बैरी करना होगा, तो उन्हें हिल्स को पार करके चर्च तक जाना चाहिए जहाँ पर रेवरेंड वॉट्स मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि आगे उन्हें क्रूग्ड मैन भी मिलने वाला था, तो अब यहाँ पर क्या होगा किसी को भी नहीं पता। खैर अब रात को सभी सो जाते हैं और हेलबॉय को अचानक से कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो किसी लेडी और एक रेवन बर्ड को देख रहा था। साथ ही साथ वो लेडी आग में जलने लगती है। खैर अगले दिन वो लोग अब टॉम के पिता को बैरी करने चर्च की तरफ जाने लगते हैं, और बॉबी कोरा से बात करती है कि ये स्पेल्स कास्ट कैसे होते हैं, जिस पर वो कहती है कि उसने तो अपनी सोल बेची थी, तो उससे उसे आसानी होती है। लेकिन इन स्पेल्स को पावर देने के लिए वो अपने अंदर की सबसे ज्यादा सैडेस्ट थिंग के पार्ट को चैनलाइज करती है, और बॉबी ये सब ना जाने क्योंकि उसके लिए भी उसे खतरा महसूस हो रहा था। अब आगे जाने पर हेलबॉय को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई देती है, और वो देखता है कि कोरा गायब हो चुकी है, जिसे हेलबॉय ढूंढने लगता है। तो उस पर एक डिमोनिक स्नेक हमला कर रहा था जो कि उसे बाइट करके खत्म कर देता है, और हेलबॉय उस स्नेक को भी मारता है, लेकिन मारने से पहले वो स्नेक उसे बाइट कर चुका था। तो अब हेलबॉय भी कुछ वक्त के लिए कोरा के साथ आफ्टर लाइफ में जाता है, जहाँ पर वो एक लेडी को देखता है जो कि तड़प रही थी, टॉर्चर को झेल रही थी, और कोरा बताती है कि यही हेलबॉय की मदर सैरा है। उस लेडी के पास अब एक बहुत बड़ी रेवन बर्ड आती है, जिससे वो लेडी रहम की भीख मांगती है कि उसने अपनी सोल बेची, बहुत बुरे काम किए, लेकिन अपने पापों को उसने भोग लिया है, तो अब वो उसे आजाद कर दे ताकि वो ईश्वर के पास जा पाए। लेकिन वो रेवन बर्ड जो कि असल में डेविल है, क्योंकि डेविल अलग अलग रूप रखकर सबके सामने आता है और उसे असलियत में कोई देख नहीं सकता। तो डेविल उससे ये कहता है कि अभी वो मुक्त नहीं होगी, अब तो उसे सबसे बड़ा काम करना है, उसे उसके मोस्ट इविल बेटे को जन्म देना है। और ये सुनकर वो लेडी और टूट जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप होगा जिसकी सबसे बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी। और बताने की जरूरत नहीं है कि वो मोस्ट इविल बेटा असल में हेलबॉय है, जिसका जन्म हुआ किसी और ही मकसद से था, लेकिन अब उसकी रूह और कर्म अलग हो चुके थे। और इसके बाद अब उसकी मदर सैरा फिर से हेल में जलने लग जाती है, और यही उसने अपने विजन्स में भी देखा था, यानी कि शायद से डेविल जो था वो अज़ेज़ल डीमन के रूप में आया और उसने सैरा के जरिए हेलबॉय को जन्म दिलवाया। खैर हेलबॉय तभी होश में आ जाता है, जिसे बॉबी संभालती है और कहती है कि टॉम ने उस लकी बोन का इस्तेमाल करके उसकी जान बचाई है, और टॉम कोरा को नहीं बचा पाया जो वैनिश हो जाती है, और कहता है कि फाइनली उसने वो बोन इस्तेमाल कर ली है, तो अब वो भी विच बन चुका है। यानी कि जब तक उसने उस बोन का इस्तेमाल नहीं किया था वो विच क्राफ्ट वगैरह में नहीं आया था, लेकिन अब जब उसने उस बोन का इस्तेमाल कर लिया तो वो भी विच क्राफ्ट में आ चुका है। खैर अब ये लोग चर्च आकर रेवरेंड वॉर्ड से मिलते हैं, जो कि काफी ओल्ड और ब्लाइंड है, और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कोरा की सोल पहले ही आ चुकी है, जिनसे उन्हें उन लोगों के बारे में पता चल चुका है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि डेविल भले ही कोरा की बॉडी ले चुका है, लेकिन वो उसकी सोल को नहीं ले पाया। और हम कोरा की सोल को देखते हैं, जो कि टॉम को गिल्ट और रिग्रेट में देखकर बहुत दुखी थी, जहाँ पर टॉम कह रहा होता है कि वो अब और गलत मौतों का कारण नहीं बन सकता, तो वो अपनी सोल को फाइनली सरेंडर कर देगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो बचपन में डील करी थी वो पूरी नहीं करी, जिसके चलते ये सब हुआ था। वो सोच रहा था कि शायद इन सब से ये रुक जाए, जिस पर बॉबी कहती है कि तब वो बच्चा था तो ये लीगल बाइंडिंग कैसे हुई, जिस पर वॉट्स और हेलबॉय कहते हैं कि ये बाइंडिंग तो है ही, क्योंकि डेविल के साथ डील करते टाइम जो टर्म्स होती हैं वो खाली डेविल की साइड से ही रहती हैं। अब यहाँ बैरियल होना था, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त था, बट उससे पहले ही मौसम बिगड़ जाता है और जल्दी ही रात हो जाती है, जिसके साथ ही वहाँ पर ढेर सारी विचेस आ गई थी, जिन्हें लेकर आई है एल्फी, जो कि टॉम को सताने लगती है।
साथ ही साथ पूरा ग्राउंड कांपने लगता है, जिस पर बॉबी पूछती है कि यहाँ पर नीचे कोल माइंस की टनल्स हैं, जिस पर वॉट्स कहते हैं कि उसे बंद हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं क्योंकि वो कोलैप्स कर गई थी और 100 लोग नीचे दबकर मारे गए थे और ये ग्राउंड उसी माइन के ऊपर है जहाँ पर सभी जिंदा दफन हो चुके थे। अब ये सब तो चर्च के अंदर थे, यानी कि गॉड के घर के अंदर, और बाकी जो विचेस थी वो बाहर होती हैं क्योंकि वो वहां पर तो नहीं आ सकती थी। तो एल्फी टॉम को बहला फुसला कर बाहर लेकर आती है और अब तभी द क्रूक्ड मैन वहां पर आता है जो कि टॉम से वो लकी बोन लेने लगता है, लेकिन हेल बॉय टॉम को रोक देता है। तभी क्रूक्ड मैन उससे कहता है कि वो चाहे तो हेल बॉय से भी डील कर सकता है और बदले में उसे उसकी माँ की सैरा की मुक्ति और सुकून मिल जाएगा। लेकिन हेल बॉय जानता था कि ये होना नामुमकिन है। उसकी माँ ने जो किया था वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा और वो डील को रिजेक्ट कर देता है। तो अब द क्रूक्ड मैन अपनी शक्तियों से उसे सरियों से स्टैब कर देता है और बॉबी उसे चर्च के अंदर लेकर जाती है। अब एल्फी टॉम के दिमाग से खेलने की कोशिश करती है, उसे परेशान करती है, पोक करती है। वहीं द क्रूक्ड मैन वॉट से बात करता है कि उसके लिए भी उसके पास एक डील है, वो उसे उस बोन को दे दे तो वो उसे उसकी जवानी और आंखें दोनों वापस दे सकता है, और वो उसको दे भी देता है। लेकिन वॉट्स उससे डील मना कर देता है और गॉड से प्रे करने लगता है कि उसे ये डेविल के दिए हुए गिफ्ट नहीं चाहिए और गॉड उन्हें वापस ले ले। मतलब लिटरली वो उसे उसकी जिंदगी वापस दे रहा था। इतने टेम्पटेशन के बाद भी उसने गॉड से अपना मुंह नहीं फेरा। अब तभी यहाँ विचेस में से वो जो ओल्ड लेडी होती है जिससे हमने विच बॉल बनाना सीखा था, वो ये कहती है कि यहाँ पर एबिगेल नाम की एक लेडी भी दफन हो रखी है जिसने अपने 2 हस्बैंड्स को मारा था। और अब द क्रूक्ड मैन का सही दिमाग चलता है कि वो और उसके फॉलोअर्स चर्च ग्राउंड में नहीं जा सकते, तो जो पहले से ही ग्राउंड के अंदर है उन्हें तो आगे भेजा जा सकता है। तो अब यहाँ पर वो दफन सभी सिनर्स को अंदर भेजता है। साथ ही साथ टॉम के पिता भी एक सिनर ही थे, तो उनका गोस्ट भी अंदर जाकर हमला कर देता है। अब हेलबॉय अपने शरीर में फंसे हुए सरियों को बॉबी की मदद से निकालकर उन सभी से लड़ने लगता है, लेकिन ये काफी नहीं था। तो वॉट्स, जिसको गॉड ने पहले जैसा कर दिया था, वो टॉम की लकी बोन का इस्तेमाल करता है और उसे एक शॉवल के ऊपर होली क्रॉस बनाकर उसे पावर कर देता है, जिससे कि हेलबॉय सभी गोस्ट को तो खत्म कर देता है, साथ ही साथ क्रूक्ड मैन पर भी हमला कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब यहाँ से हेलबॉय सीधा अगले दिन जागता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि द क्रूक्ड मैन एक रेवन का रूप लेकर यहाँ से अपने घर भाग चुका है। तो वो टॉम से कहता है कि उन्हें उसे आज ही मारना होगा क्योंकि अभी वो कमजोर है, और तब तक बॉबी यहीं वॉट्स के साथ रहे। और हेलबॉय यहाँ पर बॉबी के लिए बहुत ही परेशान है क्योंकि वो उसको चाहता था। वो और टॉम द क्रूक्ड मैन के घर आते हैं, जहाँ पर उन्हें अलग अलग चीजें हॉन्ट करती हैं। तभी बॉबी को एहसास होता है कि यहाँ नीचे कोल माइंस हैं और उनसे ही द क्रूक्ड मैन को पावर्स मिल रही हैं, तो उन्हें माइन को ही खत्म करना पड़ेगा। जिस पर वॉट्स कहता है कि वो डायनामाइट से सब कुछ उड़ा देगी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, डायनामाइट से नहीं बल्कि स्पेल से सब कुछ खत्म करेगी वो। खैर, अब वो दोनों ही नीचे माइन में जाते हैं और ये माइन ही असल में हेल और अर्थ के बीच का डोरवे होता है, जिसे सील करने उसके ऊपर चर्च बनाई गई थी। यहाँ द क्रूक्ड मैन की इविल रेवंस उन दोनों पर हमला करके वॉट्स को खत्म कर देती है और बॉबी जैसे तैसे बचकर दूर जाती है, तो उसके सामने वही मॉन्स्टर स्पाइडर उसे दिखाई देती है जो कि बचकर भाग गई थी और वो उसकी जान लेने के लिए वहां पर घात लगाए बैठी है। यहाँ पर हेलबॉय भी अपने विजन्स में कैद हो गया था और वहीं टॉम पर एल्फी हमला कर देती है, लेकिन वो अपनी लकी बोन से उसे बैनिश कर देता है। अब हेलबॉय को उसके विजन्स में उसकी माँ सैरा मिलती है, जिनसे वो ये कहता है कि वो उनसे नफरत करता है, उन्होंने उसे छोड़ दिया था और उनकी वजह से वो ऐसा मॉन्स्टर बना है। लेकिन सैरा उससे बस यही कहती है कि वो उसकी तकलीफ को खत्म करके उसे इस जहन्नुम से आजाद करवा दे, और वो यहाँ पर चीजें और नहीं झेल सकती और ना चाहते हुए भी वो उन्हें शूट करने के लिए रेडी हो गया था। अब यहाँ बॉबी अब प्रेयर्स करने लगती है और उसके हिसाब से कहें तो स्पेल कास्ट करने लगती है, और वो अपनी फैमिली में हुई मौतें और उसकी माँ का दूर जाना उसके लिए सबसे सैडेस्ट पार्ट होता है, जिससे कि वो स्पेल को पावर अप करके उस स्पाइडर को हरा देती है। और यही सेम चीज उसे कोरा ने भी एक्सप्लेन करी थी। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि कोरा के लिए ये स्पेल कास्ट करना आसान था क्योंकि उसने डील करी थी, लेकिन यहाँ पर बॉबी के लिए चीज काफी मुश्किल थी, बट फिर भी वो इसको कर लेती है। एनीवेज, अब इसके चलते होता यह है कि हेलबॉय का जो विजन था वो भी टूट गया था और होश में आने पर वो ये नोटिस करता है कि वो असल में खुद को ही शूट कर रहा था, यानी कि क्रूक्ड मैन उससे ये करवा रहा था। अब ऐसे ही बॉबी ने दोनों को बचा लिया। अब यहाँ बॉबी उस स्पाइडर को, जो कि अब छोटा हो चुका था, वो उसे एक जार में रखकर यहाँ से निकलने लगती है, और अल्टीमेटली उनका मेन मकसद शुरुआत में यही था, उन्हें हेडक्वार्टर में उसी स्पाइडर को लेकर जाना था। वहीं हेलबॉय को द क्रूक्ड मैन मिलता है जो कि अपनी पावर्स को रिगेन कर चुका था, और वो बड़ी ही आसानी से हेलबॉय को पीटने लगता है, उसकी जान लेने पर आ जाता है। लेकिन तभी टॉम उस पर कोरा की बनाई हुई विच बॉल फेंक देता है, जिससे कि क्रूक्ड मैन तड़प कर कमजोर हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो डेविल नहीं था, इसलिए उसकी शक्ति उस लेवल पर नहीं थी, और हर इविल की तरह वो कोरा और हेलबॉय की मदर के बारे में गलत बातें करने लगता है, जिस पर हेलबॉय उसे शूट कर खत्म कर देता है।
और उसका सर फटने से ढेर सारे सिक्के बाहर आते हैं जो कि असल में सोल्स थी, मतलब कि उसने अभी तक 10,000 सोल्स कलेक्ट करके रखी थी। अब इन सोल्स में से एक सोल टॉम की भी होती है जो कि उसे वापस मिल जाती है, यानी कि जो डील स्टार्टिंग में बचपन में करी थी उससे उसकी सोल उसे वापस मिल गई। खैर अब ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं, जिन्हें एल्फी मिलती है जो कि अब अपनी असली एज में आ गई थी क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी थी, क्योंकि द क्रूक्ड मैन भी अब खत्म हो चुका है और शायद से उसकी डील भी ऑफ हो गई। और टॉम उससे अपना बदला लेने के लिए उसे हॉर्स बना देता है, जैसा कि उसने उसके पिता के साथ किया था। तभी हेलबॉय टॉम से भी बात करता है कि शायद उस लकी बोन में कभी कुछ था ही नहीं, असली शक्ति टॉम के अंदर है, जिससे द क्रूक्ड मैन भी डरता था और इसलिए ही शायद से वो उससे डील करना चाहता था, वो एक्सेप्ट करवाना चाहता था। खैर अब ये दोनों ही चर्च आ जाते हैं, जिन्हें बॉबी मिलती है जो कि अब ठीक थी और हेलबॉय इससे काफी शांत होता है। तभी वो वॉर्ड्स को देखकर कहती है कि टनल में उन्होंने उसका साथ दिया था लेकिन वॉर्ड्स अब नहीं रहे, मतलब कि बॉबी के अंदर भी एक पावर या फिर ब्लेसिंग अब आ चुकी है, अदरवाइज कोई ऐसे ही स्पेल को कास्ट नहीं कर सकता। अब वो दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं और बॉबी हेलबॉय को हिंट भी देती है कि वो जानती है कि वो उससे प्यार करता है। फाइनली उन्हें टेलीफोन मिल जाता है जिससे कि वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करते हैं, तो उनके लिए चॉपर वहां आ जाता है, जिसके चलते वो इस ईविल माउंटेन से और हिल से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और बूम, इसी के साथ में हेलबॉय द क्रूक्ड मैन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हेलबॉय एंड द क्रूक्ड मैन फिल्म की कहानी। आप बताना मुझे आपको ये ओरिजिनल के अकॉर्डिंग कैसी लगी या फिर जो उसका पहला वाला रीमेक आया था उसके अकॉर्डिंग कैसी लगी। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो आप मुझे बताना, मैं इसके इनिशियल पार्ट्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि इससे काफी ज्यादा बेहतरीन है और काफी बढ़िया भी हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए